माई सेल्फ संगीत एंड वेलकम टू माई क्लास। तो बच्चों, आज एक नया चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं सेल, जो कि बहुत ही इजी चैप्टर होने वाला है आपके लिए, क्योंकि इसका प्री नॉलेज आपके पास प्रीवियस क्लास में। तो आज का जो पार्ट होगा इसमें हम डिस्कस करेंगे मेनली सेल कैसे डिस्कवर हुआ और कौन कौन साइंटिस्ट का क्या कंट्रीब्यूशन था सेल की डिस्कवरी में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये जो इमेज आप देख रहे हैं, ये इनका नाम होता है रॉबर्ट हुक, और ये आपको पता होगा कि ही इज द साइंटिस्ट हु फर्स्ट ऑब्जर्व सेल। एंड ये जो कहानी है कुछ 400 इयर्स बैक है। उस टाइम साइंटिफिक डेवलपमेंट इतना नहीं हुआ था, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं था सेल को ऑब्जर्व करने के लिए। तो उन्होंने अपना एक खुद का बनाया हुआ एक माइक्रोस्कोप था, एंड जिसमें ये प्लांट का जो बार्क होता है, उसका जो कॉर्क होता है, उसका एक स्लाइस लेके अपनी माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व किए, और उनको कुछ इस टाइप का फिगर देखने के लिए मिला। ये फिगर देख के उनका माइंड में बी का हाइव जैसे होता है उसी का थिंकिंग आया। जैसे बी हाइव में ऐसे छोटा छोटा होल सब होता है, लाइकवाइज ये फिगर में उनको बहुत सारे छोटे छोटे होल्स दिखाई दिए। तो ये जो छोटा छोटा होल्स था, इसका नाम उन्होंने दिए सेल। अब सेल जो है लैटिन वर्ड है, ये इंग्लिश वर्ड नहीं है। अगर इंग्लिश में इसको हम ट्रांसलेट करें सेल को, तो इसका मीनिंग होता है स्मॉल रूम्स और लिटिल रूम्स। ये छोटा छोटा रूम जैसा उनको दिखाई दिया, तो इसलिए उसका नाम वो दे दिए सेल। अब ये जो उनका फाइंडिंग्स था, इसके बारे में वो डिटेल में अब उनका एक बुक है माइक्रोग्राफिया, जो कि 1665 में वो लिखे थे। इसमें इसके बारे में डिटेल में वो एक्सप्लेन किए हैं। अब यहाँ से स्टार्ट होता है सेल का हिस्ट्री। इसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट आए जिनका बहुत सारा कंट्रीब्यूशन रहा सेल के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन देने में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 1674 में लीवनहॉक के बारे में। लीवनहॉक पहले इंसान थे जो कि एक लिविंग सेल को ऑब्जर्व किए थे। तो रॉबर्ट हुक क्या किए थे? रॉबर्ट हुक जो ऑब्जर्व किए थे सेल, वो था डेड सेल, क्योंकि प्लांट का बार्क, कॉर्क, ये सब डेड सेल से बना होता है। तो लीवनहॉक सबसे पहले इंसान थे जो कि लिविंग सेल को ऑब्जर्व किए थे 1674 में। हिस्ट्री में और थोड़ा आगे जाते हैं तो 1831 में रॉबर्ट ब्राउन सबसे पहले सेल का न्यूक्लियस को ऑब्जर्व किए थे। न्यूक्लियस सेल का एक ऐसा ऑर्गेनेल होता है जो कि बहुत ही डेंस होता है, और हम इसको सिंपल माइक्रोस्कोप में भी इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन सेल का न्यूक्लियस को ऑब्जर्व किए थे। और हिस्ट्री में नेक्स्ट टाइमलाइन आता है इम्पोर्टेंट, जो है 1838 में स्क्लेडेन के द्वारा। स्क्लेडेन ये बताया थे कि प्लांट जो होता है, प्लांट का ऑर्गेनेल जो होता है, वो सब डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से बना हुआ है, ठीक है। एंड उसका एक साल बाद और एक इम्पोर्टेंट फैक्ट आता है कि 1839 में वो है स्वान के द्वारा। स्वान ये बोलते हैं कि जो सेल होता है वो उसका कवरिंग एक होता है सेल मेम्ब्रेन एनिमल में, और प्लांट सेल में होता है सेल वॉल। तो स्वान इज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू ऑब्जर्व सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। अब ये स्क्लेडेन और स्वान का डिस्कवरी बहुत ही इंपॉर्टेंट था सेल के हिस्ट्री में। तो ये दोनों का कंसेप्ट, दोनों का फाइंडिंग, दोनों का डिस्कवरी को मिला के एक सेल थ्योरी पब्लिश हुआ, जिसका स्टेटमेंट ये था कि प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड सेल प्रोडक्ट्स। जो प्लांट, कोई भी प्लांट और कोई भी एनिमल हो, वो सेल से बना हुआ है या फिर सेल प्रोडक्ट्स। सेल प्रोडक्ट का मतलब यहाँ पर ये होता है कि सेल ऑर्गेनेल से बना होता है। इसके बाद एक इम्पोर्टेंट टाइमलाइन आता है 1858 में, दैट इज बाय भिरकाव। भिरकाव ये स्टेटमेंट देते हैं कि ऑल लिविंग सेल्स अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। इसका मतलब ये होता है, मानो ये एक न्यू सेल है, दिस वन इज ए न्यू सेल, ओके। अब ये जो न्यू सेल है, ये कोई नॉन लिविंग चीज से नहीं बना हुआ है, ये जरूर कोई ना कोई लिविंग सेल का डिवीजन से ही बना हुआ है। और ये जो स्टेटमेंट था भिरकाव का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट था सेल की डिस्कवरी में, ओके। और इसके बाद जो सेल थ्योरी था उसको भी मॉडिफाई करना पड़ा। तो ये स्क्लेडेन, स्वान और भिरकाव, ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट का जो भी छोटा छोटा फाइंडिंग्स था, वो सबको मिला के सेल थ्योरी फिर से मॉडिफाई किया गया। और मॉडिफाइड सेल थ्योरी के हिसाब से जो स्टेटमेंट होता है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स कंसिस्ट ऑफ वन और मोर सेल। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, आइदर वो एक सेल से बना होगा या फिर मोर देन वन सेल से बना होगा। ये हो गया उसका पहला स्टेटमेंट, ठीक है। अब सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं।
The cell represent the fundamental unit of construction and function in living organism। बच्चे ये जो स्टेटमेंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, आप इसको मार्क करके रखिए। द सेल रिप्रेजेंट द फंडामेंटल यूनिट ऑफ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो स्ट्रक्चर होता है, कोई भी उसका फंक्शन होता है, उसका स्टार्टिंग होता है कहाँ से? सेल से। ओके, एंड थर्ड स्टेटमेंट है कि ऑल सेल्स कम फ्रॉम द डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल। कोई भी न्यू सेल जो है वो हमेशा एक प्री एग्जिस्टिंग सेल का डिवीजन से ही बनता है, जो कि भिरकाव का स्टेटमेंट था। ओके, तो ये जो हो गया 3 इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट ऑफ मॉडिफाइड सेल थ्योरी। इसके बाद 1940 में जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का डिस्कवरी हुआ, उसके बाद सेल के डिस्कवरी में बहुत ज़्यादा चेंजेस आया। मतलब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवरी होने के बाद हम अच्छे से सेल के अंदर जो छोटा छोटा माइन्यूट ऑर्गेनेल्स थे वो सब भी हम अच्छे से ऑब्जर्व कर पाए और उसके बारे में डिटेल में हमको पता चला। तो ये माइक्रोस्कोप का डिस्कवरी बहुत ही इम्पोर्टेंट था सेल की डिस्कवरी में। अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं कि माइक्रोस्कोप जो है जनरली 3 टाइप का माइक्रोस्कोप होता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, एक होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप और एक होता है सिंपल माइक्रोस्कोप। ठीक है, ये तीनों के बीच में डिफरेंस थोड़ा समझ लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप में सबसे पहले जो डिफरेंस आता है वो है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जो लेंस लगा होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट से बना होता है। ठीक है, जबकि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ग्लास का लेंस लगा होता है, लेकिन एक नहीं मल्टीपल लेंस लगा होता है, अबाउट 3 to 5 लेंसेस लगा होता है। जबकि सिंपल माइक्रोस्कोप में सिंगल ग्लास लेंस ही लगा होता है। ठीक है, अब इसका और एक डिफरेंस देखते हैं कि जो तीनों में मैग्निफिकेशन की बात करें, मतलब कितना मैग्नीफाई करके हम देख सकते हैं, वो सिंपल माइक्रोस्कोप में अबाउट 300 मैग्निफिकेशन हो सकता है। मतलब कोई भी स्मॉल ऑब्जेक्ट हो उसको हम 300 टाइम्स मैग्नीफाई करके देख सकते हैं। जबकि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में थोड़ा ज्यादा मैग्नीफाई कर सकते हैं, वो होगा 2000 टाइम्स लार्जर करके हम उसको देख सकते हैं। जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ये अबाउट 1 मिलियन टाइम्स ज़्यादा मैग्नीफाई करके हम देख सकते हैं। अगर हम कंपेयर करें इसको सिंपल और कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में बहुत ज़्यादा मैग्निफिकेशन हो सकता है। इसीलिए बहुत सारा जो माइन्यूट ऑर्गेनेल्स था इसको हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इजीली देख सकते हैं। ठीक है, अब एक थर्ड जो डिफरेंस होता है इनके बीच में कि सिंपल माइक्रोस्कोप में जो लाइट यूज किया जाता है सेल को ऑब्जर्व करने के लिए या फिर कुछ भी चीज को ऑब्जर्व करने के लिए, वो होता है नेचुरल लाइट। नेचर का जो लाइट होता है वहां से हम इसको यूज करके यहाँ पर जो सेल होता है उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। लेकिन कंपाउंड माइक्रोस्कोप में इल्यूमिनेटर लगा होता है, एक लाइट सोर्स होगा, उसके साथ इल्यूमिनेटर होगा ताकि हम ब्राइट लाइट प्रोवाइड करेगा जिससे हम थोड़ा क्लियरली देख पाएंगे। लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या होता है ना, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिसके वजह से हम कोई भी जो स्मॉल ऑब्जेक्ट है जिसको हम मैग्नीफाई करके देख सकते हैं। तो ये था ये तीनों के बीच में डिफरेंस। अब बात ये आता है कि क्या सारा ऑर्गेनेल्स को देखने के लिए, सारा सेल्स को देखने के लिए हमको माइक्रोस्कोप ही चाहिए? तो ऐसा नहीं है। कुछ कुछ सेल होते हैं जो कि बहुत ही बड़े होते हैं जिनको देखने के लिए हमको माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं होता, हम नेकेड आई में भी देख सकते हैं। जैसे कि ऑस्ट्रिच एग सबसे बड़ा सेल होता है वर्ल्ड का, जिसका जो साइज होता है वो 13 सेंटीमीटर इन डायमीटर होता है और इसका जो अगर वेट की बात करें तो 1.5 kg तक होता है। तो ये काफी बड़ा सेल है और इसको हम जाहिर सी बात है कि कोई भी हमको माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं है। वैसे ही और एक है जिसका नाम है एसिटाबुलेरिया, जो कि 10 सेंटीमीटर तक लंबा होता है। ये इमेज में आप देख सकते हो, ये एक मेराइन प्रोटोजोआ है जो कि इसका नाम है एसिटाबुलेरिया। इसका लेंथ अबाउट 10 सेंटीमीटर तक होता है। तो इसको भी देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत तो ऑब्वियसली नहीं होगा, तो इसको हम नेकेड आई से देख सकते हैं। अगर हम लार्जेस्ट सेल की बात कर रहे हैं तो थोड़ा स्मॉलेस्ट सेल की भी बात कर लें। तो सबसे स्मॉलेस्ट सेल जो होता है वर्ल्ड का वो है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम।
अब इसका साइज कितना होता है? इसका साइज होता है अबाउट 0.2 टू 0.3 माइक्रोमीटर। अब माइक्रोमीटर आई थिंक आपके लिए न्यू यूनिट होगा, अगर पता है तो अच्छी बात है, फिर भी मैं थोड़ा बता देता हूँ। अगर हम माइक्रोमीटर को मीटर में एक्सप्रेस करें तो 1 मीटर जो होता है वो 10⁻6 माइक्रोमीटर होता है, और 1 सेंटीमीटर 10⁴ माइक्रोमीटर होता है। या यहाँ से इमेजिन कर सकते हो कि अगर हम एक स्केल में 1 सेंटीमीटर मेजर करते हैं तो कुल यहाँ से लेके 0 से लेके इतना डिस्टेंस होता है, ठीक है। अगर हमको 1 माइक्रोमीटर चाहिए तो ये 1 सेंटीमीटर को 10,000 टाइम्स डिवाइड करना होगा, बिकॉज इट इज 10⁴ माइक्रोमीटर। अगर हम इसको 10 टाइम्स डिवाइड करते हैं तो हमको 1 मिलीमीटर मिलेगा, मीन्स कुछ इतना गैप हमको मिलेगा, इतना लेंथ हमको मिलेगा ना। ये 1 मिलीमीटर को अगेन 1000 पार्ट हमको करना होगा, सो दैट विल गेट 1 माइक्रोमीटर। नाउ यू कैन इमेजिन माइक्रोमीटर कितना छोटा होता है, ठीक है। तो ये जो माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम ये सबसे स्मॉलेस्ट सेल है, जो कि ऑलमोस्ट 0.2 से 0.3 माइक्रोमीटर तक इसका साइज होता है। अब अगर हम हमारे बॉडी में अलग अलग ऑर्गेनेल्स का बात करें तो इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स होता है और इनका साइज और शेप भी अलग अलग होते हैं। फॉर एग्जांपल बोन सेल, यहाँ पर ब्लड सेल, मसल सेल और नर्व सेल। नर्व सेल का साइज कुछ इस टाइप का होता है, ये काफी लंबा होता है। मसल सेल डिफरेंट टाइप का होता है, मेनली 3 टाइप ऑफ मसल सेल हमारे बॉडी में पाया जाता है। जब हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, इसके बारे में डिटेल में है। और ब्लड सेल यहाँ पर ओनली मैं आरबीसी शो किया हूँ, रेड ब्लड सेल। इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, जैसे डब्ल्यूबीसी होता है, प्लाज्मा होता है, प्लेटलेट्स होता है, तो ये सब के बारे में नहीं बता रहा हूँ। और बोन सेल जो है इसका शेप भी अलग है। तो कहने का मतलब ये है कि अलग अलग ऑर्गन में अगर हम देखें तो उनका शेप जो है वो डिफरेंट टाइप का होता है। मतलब यहाँ पर नर्व सेल जो ऐसे लंबा होता है और ऐसे स्ट्रेच होता है ना, मसल सेल जो होता है सिलिंड्रिकल होता है, एंड ब्लड सेल जो होता है ऐसा डिश शेप होता है ना, बोन सेल भी डिफरेंट होता है शेप। और अगर हम बात करें यहाँ पर जो नर्व सेल होता है वो हमारा बॉडी का, ह्यूमन बॉडी का सबसे लंबा सेल होता है, सबसे लॉन्गेस्ट सेल होता है नर्व सेल। इसका लेंथ अबाउट 1 मीटर तक होता है, ओके। और अगर हम सबसे स्मॉलेस्ट सेल की बात करें ह्यूमन बॉडी में तो वो होता है स्पर्म सेल, जो कि बहुत ही छोटा होता है, ओके। तो ये जो सेल का साइज डिफरेंट होता है, तो हम अगर यहाँ पर देखें कि एक स्मॉल एनिमल जैसे कि आंट हो गया और जैसे एलिफेंट हो गया, ओके, तो इन दोनों का अगर सेम ऑर्गन का या फिर सेम टाइप का सेल अगर हम देखेंगे तो ये दोनों कुछ सिमिलर शेप का होता है, सिमिलर साइज का भी होता है। मींस अगर आंट का मसल सेल और एलिफेंट का मसल सेल को हम ऑब्जर्व करें तो दोनों कुछ सेम टाइप का ही दिखेगा, सेम साइज और सेम शेप का ही होता है। तो अगर साइज ऑफ द सेल इट डज नॉट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द एनिमल, तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? तो ये होता है कि शेप एंड साइज ऑफ द सेल इट्स डिपेंड ऑन देयर फंक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, आपको मार्क करना होगा। फिर से मैं पढ़ के सुना देता हूँ। साइज एंड शेप ऑफ द सेल डज नॉट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म। अगर ऑर्गेनिज्म कोई बहुत ही बड़ा है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका सेल जो है बहुत ही बड़ा होगा, अगर वो छोटा है तो उसका सेल छोटा होगा, ऐसा नहीं होता। तो सेल का जो शेप और साइज है वो मेनली डिपेंड करता है किसके ऊपर? उसका फंक्शन के ऊपर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, यू हैव टू रिमेंबर। नाउ अगर हम कुछ सेल की बात करें, जैसे ये हो गया स्पर्म सेल, सबसे छोटा सेल होता है। ये हो गया नर्व सेल, ये एमोइबा जो कि इसका शेप कुछ फिक्स नहीं होता। स्पर्म सेल का शेप आप देख सकते हो, यहाँ पर ये लंबा सा टेल होता है इसका पीछे, ओके। और नर्व सेल का शेप जो होता है ये काफी लंबा होता है। मैं ऑलरेडी बताया अभी थोड़ा देर पहले कि ये होता है ऑलमोस्ट 1 मीटर का लेंथ होता है। बात करते हैं स्पर्म सेल का शेप ऐसा क्यों होता है। यहाँ पर हम पढ़े ना कि जो सेल का शेप और साइज होगा वो डिपेंड करता है उसका फंक्शन के ऊपर। तो इसका फंक्शन ये है कि जो टेल होता है इसका, ये इसको हेल्प करता है फास्टर मोबिलिटी के लिए, ओके। क्योंकि आपको पता होगा स्पर्म सेल का लाइफ स्पैन बहुत ही कम होता है, सो इट हैज टू रीच टू द ओव्यूम फॉर द फर्टिलाइजेशन। तो इसलिए इसका फास्टर मोबिलिटी के लिए इसका जो शेप होता है कुछ इस टाइप का होता है। नाउ नर्व सेल में फास्टर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ट्रांसमिशन के लिए इसका जो साइज होता है कुछ
ऐसे लंबा होता है, क्योंकि अगर ये शॉर्ट होगा तो इलेक्ट्रिकल जो सेंसेशन होता है वो ब्रेन तक पहुंचाने के लिए टाइम लग जाएगा। इसलिए फास्टर ट्रांसमिशन के लिए नर्व सेल जो होता है काफी लंबा होता है, अबाउट 1 मीटर इन लेंथ होता है। और एमोइबा उसका शेप और साइज कुछ फिक्स नहीं होता, क्योंकि एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और जहां पर जैसे जरूरत होता है ये अपना शेप और साइज वैसे ही चेंज करता है। इसलिए इसका जो शेप है वो फिक्स नहीं है, क्योंकि इसको उसका शेप जो है वो रेगुलर चेंज करना होता है। तो आप देखें कि जैसे जरूरत के हिसाब से जहां पर फंक्शन जैसा होगा वैसे ही सेल का स्ट्रक्चर शेप और साइज चेंज होता है। नाउ अगर हम सेल के हिसाब से, मतलब नंबर ऑफ सेल के हिसाब से ऑर्गेनिज्म को कुल 2 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और एक होता है आपका मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब ये होता है जो ऑर्गेनिज्म का पूरा बॉडी जो है वो यूनि सेल से बना होता है। यूनि सेल का मतलब होता है वन और सिंगल सेल से बना होता है, जबकि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जिनका बॉडी जो है वो मल्टीपल सेल से बना होता है, मीन्स मोर देन 1 सेल से बना होता है। ठीक है, अब ये दोनों के बीच में अगर हम डिफरेंस देखें तो सबसे पहला बात ये होता है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में द होल ऑर्गेनिज्म कंपोस्ट ऑफ सिंगल सेल, पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म एक ही सेल से बना होता है, जैसे कि मैं अभी थोड़ा देर पहले बताया एमोइबा के बारे में। एंड परफॉर्म ऑल द मेटाबॉलिक फंक्शन, वो एक ही सेल में ही उसका सारा का सारा मेटाबॉलिक फंक्शन कंट्रोल होता है। जबकि अगर हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो यहाँ पर जो पूरा ऑर्गेनिज्म होता है ये ग्रुप ऑफ सेल से बना होता है और इसका डिफरेंट फंक्शन के लिए डिफरेंट बॉडी पार्ट्स होते हैं। तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म मोर देन 1 सेल से बना होता है, जिसमें अलग अलग बॉडी पार्ट्स होता है डिफरेंट फंक्शन के लिए। लेकिन यूनिसेलुलर में वही एक ही सेल के अंदर उसका सारा मेटाबॉलिक फंक्शन होता है। और मेटाबॉलिक फंक्शन का मतलब आप ऐसा समझ लीजिए जो डाइजेशन, एक्सक्रीशन, ट्रांसपोर्टेशन एवरीथिंग टेक्स प्लेस इन द सेम सेल। जबकि हमारे बॉडी में जैसे ह्यूमन एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है तो उसके बॉडी में, जैसे हमारे बॉडी में डाइजेशन के लिए अलग पार्ट होते हैं और रेस्पिरेशन के लिए अलग पार्ट होते हैं, एक्सक्रीशन के लिए अलग पार्ट होते हैं, लेकिन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ऐसा नहीं होता। जो भी फंक्शन होता है वो एक ही सेल से सारा कंट्रोल होता है। अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जनरली उन लोगों का फिक्स बॉडी शेप नहीं होता, ओके, जबकि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो बॉडी का शेप होता है वो जनरली फिक्स ही रहता है। कुछ एग्जाम्पल अगर देखें तो एमोइबा, पैरामेशियम, बैक्टीरिया, दिस आर द एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जब कुछ फंगाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स जो होते हैं ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स होते हैं।